हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस राजधानी एक्सप्रेस में। जी हाँ, आज हम आप सभी लोगों के साथ में डिस्कस करने वाले हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कंप्लीट पहली यूनिट इन वन शॉट। प्यारे बच्चों, आज एक झटके में पहली यूनिट खत्म करेंगे। और अगर जो मैं आप लोगों को बोलूं, अभी हो रही है 7:17, और भाई आप लोगों की ये यूनिट पूरी की पूरी खत्म करा दूंगा 7:50 तक। और फिर अगले 10 मिनट में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी इस यूनिट के 15 एमसीक्यूज। जी हाँ, 15 एमसीक्यूज को भी पढ़ने वाले हैं। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। प्रारंभ करते हैं हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट के वन शॉट को। समय ज्यादा नहीं है तो स्टार्ट करते हैं जी। देखिएगा, हमारा पहली यूनिट जिसका नाम है इंप्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस। चैट सेशन बिल्कुल नहीं देखूंगा, बिल्कुल जब इंप्यूरिटी खत्म कर दूंगा तब चैट सेशन देखूंगा। इंप्यूरिटी जो 3 घंटे में पढ़ाया था यूनिट में, अब 15 मिनट में खत्म होने वाला है। इंप्यूरिटीज की बात करें बेटा जी, तो इंप्यूरिटीज हमारे क्या होते हैं? अनवांटेड केमिकल होते हैं जो एपीआई, फॉर्मुलेटेड एपीआई, और हमारे क्या बेटा जी, हमारे स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दरमियान डेवलप होते हैं। और अगर जो इंप्यूरिटीज हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में आ जाए तो हमारी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की सेफ्टी, इफिकेसी और पोटेंशियल को इफेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इंप्यूरिटीज हमारे 3 प्रकार की होती है: ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और रेजिडुअल सोलवेंट। ऑर्गेनिक जिसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड बोलते हैं, इनऑर्गेनिक जिसको हम लोग प्रोसेस रिलेटेड बोलते हैं, और रेजिडुअल सोलवेंट जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल इंप्यूरिटी के नाम से जानते हैं। चलेगा जी। अब यहां पर बात की जाए तो हमारा फ्लो चार्ट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंप्यूरिटी से क्वेश्चन हर यूनिट के, हर सेमेस्टर के बात की जाए, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हो तो भाई आपके पास में इंप्यूरिटी का क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने वाला है। और ये फ्लो चार्ट जरूर से जरूर बना करके आ जाना। ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी जहां पर हमें 3 चीजें पढ़नी रहती है, हमारी प्रोसेस रिलेटेड, एपीआई रिलेटेड, और हमारा स्टेबिलिटी रिलेटेड। प्रोसेस रिलेटेड में हम लोग पढ़ते हैं स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, कैटलिस्ट, हमारा स्टार्टिंग, इंटरमीडिएट, रिएजेंट, केमिकल, कैटलिस्ट अपना। एपीआई रिलेटेड में हम लोग पढ़ते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, क्रिस्टलाइजेशन, हमारा फंक्शनल ग्रुप। और स्टेबिलिटी रिलेटेड में हम लोग पढ़ते हैं हमारे डिग्रेडेंट्स, एपीआई इंटरेक्शन प्रोडक्ट और एक्सिपिएंट इंटरेक्शन। वहीं पर इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं हमारे हैवी मेटल्स के बारे में, हमारे इनऑर्गेनिक साल्ट के बारे में, हमारे रिएजेंट, लिगेंड, कैटलिस्ट के बारे में, और अदर केमिकल लाइक फिल्टर एड्स एंड चारकोल। और रेजिडुअल सोलवेंट में हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में बेटा जी? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सोलवेंट के बारे में। बात करते हैं ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी के बारे में, तो ऑर्गेनिक इंप्यूरिटी हमारी वो इंप्यूरिटी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और स्टेबिलिटी टेस्टिंग के दरमियान हमारी डेवलप होती है न्यू ड्रग सब्सटेंसेस के द्वारा। तो हमारी इसी वजह से हमारी न्यू ड्रग सब्सटेंसेस यानी कि ड्रग और हमारा क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो इन दोनों जगह पर हमारी इंप्यूरिटी डेवलप होती है। तो इसी वजह से इसको हम लोग प्रोसेस एंड ड्रग रिलेटेड इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। ये इंप्यूरिटी हमारी ऐसी होती है जिसके बारे में हमें पता भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाइड और अनआइडेंटिफाइड, दोनों तरीके की हमारी इंप्यूरिटी रहती है। बात करते हैं इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी, जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दरमियान डेवलप होती है। इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोसेस रिलेटेड इंप्यूरिटी बोलते हैं। और इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी हमारी वो इंप्यूरिटी होती है बेटा जी जो कि हमारी आइडेंटिफाइड रहती है, यानी कि जिसके बारे में हमें पता रहता है, और जो हम लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, लिमिट टेस्ट फॉर लेड, ये सब जो हमारे लिमिट टेस्ट पढ़ते हैं, ये सभी के सभी हमारी इंप्यूरिटी कैसी होती है? इनऑर्गेनिक होती है। बिकॉज हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर लेड ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर लेड नामक इंप्यूरिटी आ सकती है। हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर क्लोराइड नामक इंप्यूरिटी आ सकती है, इस वजह से। बात करते हैं रेजिडुअल सोलवेंट, हमारी कोई भी हमारा न्यू ड्रग सब्सटेंस, अब हमें नहीं पता कि उसकी स्टेबिलिटी कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमें नहीं पता। वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में मिलेगा, इनऑर्गेनिक सोलवेंट में मिलेगा। और बाय चांस वो ऑर्गेनिक सोलवेंट में मिलना था बट हमने उसकी रिएक्शन इनऑर्गेनिक के साथ में करा दी, तो ऑब्वियसली वहां पर इंप्यूरिटी आ जाएगी। तो इसी वजह से हमारी रेजिडुअल सोलवेंट को हम लोग प्रोसेस रिलेटेड इंप्यूरिटी भी बोलते हैं। चलेगा जी। बात करते हैं सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटी के बारे में, तो सोर्सेज ऑफ इंप्यूरिटी के बारे में बात की जाए तो बेटा जी हमारे 6 तरीके के अलग अलग सोर्सेज हमने बताए थे, और आपको याद करने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका बताया था कि कोई भी सब्जी बन रही हो तो उसके स्टार्टिंग में ही इंप्यूरिटी आ सकती है, या प्रोसेस जब चल रहे तब इंप्यूरिटी आ सकती है, जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाए तब इंप्यूरिटी आ सकती है। गर्मी ज्यादा हो तो मम्मी आपको एक गलती करने पर आपको चमाटा मार सकती है, तो एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन की वजह से इंप्यूरिटी आ सकती है। गैस खराब हो जाए
तो गैस खत्म हो जाए, यानी कि हमारा मेथड जो हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उसकी वजह से भी इंप्योरिटी आ सकती है। तो इसी वजह से हमारा रॉ मटेरियल यानी कि जो हम कच्चा माल अपना यूज कर रहे हैं उसकी वजह से इंप्योरिटी डेवलप हो सकती है। हमारा कैसा मेथड और प्रोसेस हम लोग यूज कर रहे हैं हमारी मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके द्वारा इंप्योरिटी आ सकती है। एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है उसके द्वारा इंप्योरिटी आ सकती है। हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो उसकी वजह से इंप्योरिटी आ सकती है। मैन्युफैक्चरिंग हेरिटेज की वजह से इंप्योरिटी आ सकती है, और स्टोरेज कंडीशन की वजह से इंप्योरिटी आ सकती है। ठीक है जी। सोर्सेज ऑफ इंप्योरिटी के बाद में अगर जो हम लोग बात करें हमारा इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटीज के बारे में, तो हमारे मेनली 8 इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी हमने बात करी थी, और उसके स्टार्टिंग में हमने बड़ी ही सुंदर लाइन आपको बोली थी कि इट इज अप्रोक्सीमेटली इम्पॉसिबल टू सर्च समथिंग विच इज 100% प्योर। ये बड़ा ही लगभग लगभग नामुमकिन के बराबर लगता है कि किसी भी चीज को ये सर्च करना कि वो 100% प्योर है, क्योंकि कोई भी कंपनी ये दावा नहीं करती कि भाई हमारा प्रोडक्ट 100% सेफ है। वो बोलती है 99.99% जम से छुटकारा पाए, लाइफ बो लगाए 99.99% जम से छुटकारा पाए, 0.1% की तो गारंटी वो भी नहीं ले रहे। इस वजह से बोला जाता है कि हर जगह कोई ना कोई इंप्योरिटी रहती है ना जी। 100% प्योर कोई भी चीज नहीं होती है। आज हमारा कोर्स बना हुआ है, अब मैं बोलने लगूं 100% सही है, नहीं है भाई, है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि लेक्चर्स की पीडीएफ अपलोड होना भूल जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव क्लासेस का इशू हो जाता है, तो 100% प्योरिटी को कहीं भी नहीं मिलेगा, और उस चीज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। अब यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें इंप्योरिटीज क्या क्या इफेक्ट करते हैं, तो इंप्योरिटीज क्या कर देती है, इनकम्पेटेबिलिटी कोज कर देती है अदर सब्सटेंसेस के साथ में। अगर जो इंप्योरिटी की बात करें तो इंप्योरिटी क्या करती है, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की सेल्फ लाइफ को डिक्रीज कर देती है। अगर जो बात करें इंप्योरिटी क्या करती है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में डिफिकल्टीज ला देती है, और उनकी स्टोरेज यानी कि उनके यूज करने में भी हमें डिफिकल्टी आने लगती है। अगर जो बात करते हैं तो कभी कभी इंप्योरिटी क्या करती है, हमारी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक और रासायनिक अभिक्रियाओं को भी चेंज कर देती है। और अगर जो हम लोग बात करते हैं कि इंप्योरिटी हमारी क्या करती है, थेरेप्यूटिक इफेक्ट को भी डिक्रीज कर देती है। और बात करें अगर जो कुछ समय से ज्यादा अगर जो इंप्योरिटी प्रेजेंट हो जाए तो टॉक्सिक इफेक्ट यानी कि साइड इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट यानी कि क्या है बेटा जी, दुष्परिणाम भी हमें उसके देखने को मिल सकते हैं। और साथ ही साथ बात की जाएगा जो एक लिमिट से ज्यादा यानी कि अपनी सीमा क्रॉस कर दे इंप्योरिटी, तो वो क्या कर सकते हैं बेटा जी, हेल्थ के लिए इंजीरियस यानी कि हानिकारक भी हो सकते हैं, जानलेवा भी हो सकती है। और इंप्योरिटी क्या कर देती है, हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन की हमारे ऑर्डर, कलर, टेस्ट यानी कि रंग, गंध और स्वाद को भी बदल देती है। और यही आप लोगों का कंप्लीट है इंप्योरिटी, जो हमने यूनिट में 3 लेक्चर में पढ़ा था। अब अगली मैंने अब अगर जब से बात बोलूं तो हमें शायद 10 मिनट भी नहीं हुआ और इंप्योरिटी खत्म हो गया। जय हो प्रभु की। कैसा लगा, मजा आ गया। ओहो, कैसा लगा जी। जो नए बच्चे आएंगे उनके सर के ऊपर से जाएगा, मैं जानता हूं, बिल्कुल भली बात ही, पर लेकिन वन शॉट में ऐसे ही पढ़ाया जाता, एक भी लाइन एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। पर लेकिन बताओ स्पीड कैसी लगी, 2x पे करने की जरूरत है क्या वीडियो को। अब फार्माकोपिया खत्म करता है, स्टार्ट करें फार्माकोपिया को। चलो देखते हैं फार्माकोपिया कितनी देर में हम पढ़ा पाते हैं। 7 बजकर इस टाइम पर पूरी एग्जैक्टली मेरी घड़ी में 25 मिनट हुई हुई है, और अगर जो मैं सिस्टम में देखूं तो 7 बजकर 28 मिनट हुई है। ठीक है जी, चलेगा। फार्माकोपिया, फार्माकोपिया स्टार्ट करते हैं बेटा जी। चलेगा, इधर फोकस कीजिएगा, आ जाएगा वापस, पलक झपकते के साथ ही टॉपिक और स्लाइड चेंज हो जाएगी, इतनी स्पीड में चल रहे हैं। फार्माकोपिया हमारी क्या होती है बेटा जी, हमारी एक स्टैंडर्ड बुक होती है जिसको बेसिकली जिस कंट्री की वो फार्माकोपिया है उस कंट्री की गवर्नमेंट या फिर कोई ऑथराइज बॉडी उसको पब्लिश करती है। फार्माकोपिया के अंदर हमारी सारी चीजें मेंशन रहती है। अगर जो मैं आपसे बात बोलूं कि जहां से जन्म हुआ उस एक एटम से लेकर के उसका कैसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होगी, सारी की सारी प्रक्रिया यानी कि पूरी की पूरी कुंडली, अगर जो आपको किसी दवाई के बारे में जाननी है तो सब कुछ फार्माकोपिया के अंदर मेंशन रहती है ना। स्टैंडर्ड यूनिट सारी की सारी फार्माकोपिया के द्वारा ही फॉलो होती है हमारी। अगर हम बात करें फार्माकोपिया, हमारा जो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक फार्माकोन और दूसरा पोया। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग या फिर मेडिसिन, और पोया का मतलब होता है मेकिंग या फिर हाउ टू मेक। तो पूरा ओवरऑल फार्माकोपिया का मतलब हम ये बोल सकते हैं हाउ टू मेक ड्रग या फिर मेडिसिन। अगर जो बात की जाए फार्माकोपिया की तो कुछ इस प्रकार से रहती है, हमारी अलग अलग किताबें हमारी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, अगर जो हम फार्माकोपिया की इंपोर्टेंस के बारे में बात करें तो हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग्स को अवॉइड करने के लिए हमारे फार्माकोपिया में रूल्स एंड रेगुलेशन है। हमारी किसी भी ड्रग को कैसे बनाना है और किस प्रकार से उसका उपयोग करना है, वो सारी की सारी चीजें हमारी फार्माकोपिया के अंदर मेंशन है। फार्माकोपिया एज एन रेफरेंस के तौर पर लेबोरेटरीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर और इंस्टीट्यूट के अंदर अवेलेबल होना चाहिए, आपकी लाइब्रेरी में जरूर होगा। और बात की जाए कि हमारे मेडिसिन का कितना स्टॉक रख सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, सब कुछ हमारे फार्माकोपिया के अंदर मेंशन होता है। अगर जो फार्माकोपिया के बारे में बात करें तो फार्माकोपिया में एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है मोनोग्राफ। अब मोनोग्राफ में हमारा क्या रहता है, किसी भी ड्रग का पीएच, स्टेबिलिटी, ऐसे क्या क्या चीजें हमारी रहने वाली है, सोल्यूबिलिटी कैसी है, डोज कैसा है, सब कुछ ऐसे फॉर्मूला, सोल्यूबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, पीएच, डोज, ये सब कुछ हमारे मोनोग्राफ्स के अंदर मेंशन रहता है। बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया के बारे में, यानी कि वो फार्माकोपिया जो बेसिकली इंडिया के अंदर फॉलो होती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन फार्माकोपिया बोलते हैं। इंडियन फार्माकोपिया का खुद का ही एक अपना पहला इतिहास रहा है, खुद का ही एक चीजें रही है। अंग्रेज लोग भारत में आए
उनके पास में कुछ भी नहीं था, भुखनंगे थे बिल्कुल वो लोग, ठीक है। पर लेकिन इंडिया के अंदर आए, उन्होंने एक हमारा देश का बोला जाता था सोने की चिड़िया बोला जाता था। पहले तो ये सिक्के नोट नहीं चलते थे ना भाई, अगर जो गरीब था तो वो चांदी में डील करता था, और अगर जो अमीर था वो सोने में डील करता था। इतनी बात आप लोगों को पता होगा। आप कभी जाइएगा आगरा के किला देखने के लिए, जो पुरानी प्राचीन चीजें हैं, आज भी आपको दिखेगा कि वहां पर किले भी हम लोगों के ऐसे बने हुए थे जो सोने से बने हुए थे, है ना जी। ये अभी कुछ साल, कुछ 100-200 साल पहले की ही बात है। अगर जो यहाँ पर बात की जाए तो जब अंग्रेज इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से वो इंडिया के अंदर आए थे, और उनकी जो कंपनी का नाम ही था, तो जैसे रूल पास होता था वो क्या बोलते थे, कंपनी का रूल है ना, तो वो बोलते ही कंपनी थे, है ना जी। तो क्या हुआ कि 1 लाख उस टाइम पर अंग्रेज थे भारत में, और 10 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी भारत की। तो क्या हुआ, 1844 में उन्होंने क्या किया, इंडिया की पहली फार्माकोपिया लॉन्च करी, जिसका नाम उन्होंने रखा बंगाल फार्माकोपिया। खुद की फार्माकोपिया उनकी 1865 में है, पर इंडिया की फार्माकोपिया लॉन्च करने की ज्यादा जल्दी थी, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इंडिया में ही बस जाएंगे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, वो तो सब कुछ हमारा हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते ही हैं। ये सारी चीजें चलती रही चलती रही चलती रही चलती रही, पूरे 100 साल बाद 1944 जब हमारा आया, जब उन लोगों को पता लग गया कि इस टाइम पर भारत वाले जाग चुके हैं, और अब ये हमें क्या है, हमारी जुराब तक भी उठाने नहीं देंगे भाई साहब, अब यहाँ से धीरे धीरे करके निकल लो। अब क्या हुआ कि 1946 में हमारी एक मीटिंग एस्टेब्लिश हुई, जहां पर ये बोला गया कि जो भी चीजें इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, जो भी दवाई बन रही है, उसकी एक लिस्ट तैयार की जाए और सारी चीजें वहां पर मेंशन की जाए। फिर 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, सभी को पता है, भारत माता की जय बोलेंगे सभी लोग चैट सेशन में, वंदे मातरम, जय हिंद, है ना जी। तो क्या हुआ कि 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो 1948 में दोबारा से मीटिंग हुई, जिसके चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर BN घोष सर, जहां पर हमारा क्या हुआ कि देखा गया कि क्या क्या दवाई क्या क्या लिस्टिंग है। तो वहीं पर ही हमारी जो बंगाल फार्माकोपिया के नाम से फार्माकोपिया चलती आ रही, तो उसका नाम बदल करके रख दिया गया इंडियन फार्माकोपिया। और इंडियन फार्माकोपिया एग्जैक्टली अगर जो हम बात करें 1948 में हमारा आया, जिसका पहला एडिशन हमारा 1955 में, दूसरा 1965 में, माफ कीजिएगा, पहला एडिशन हमारा 1955 में, दूसरा 1966 में, तीसरा 1985, चौथा 1996, पांचवा 2007, 10, 14, 18 और 22, इस प्रकार से करके टोटल हमारे अभी तक 9 एडिशन इंडियन फार्माकोपिया के आए हैं। अगर जो इंडियन फार्माकोप की बात करें तो हर एडिशन के सप्लीमेंट्री एडिशन भी आए। जो पहला एडिशन था उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 1960 में आया, दूसरे का 1975 में आया, तीसरे का 1989 और 1991 में आया, चौथे का 2000, 2002, 2005 में आया, छठे का जो हमारा पांचवा एडिशन आया था 2007 में, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2008 में आया। जो हमारा छठा एडिशन आया था 2010 में, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2012 में आया। जो हमारा सातवां एडिशन आया था 2014 में, उसका सप्लीमेंट्री एडिशन 2016 में आया। जो हमारा आठवां एडिशन आया था 2018 में, उसके 2 सप्लीमेंट्री एडिशन है 2019 और 2021 में। और जो 9वां हमारा एडिशन आया था 2022 में, अभी हाल फिलहाल में उसका कोई सप्लीमेंट्री एडिशन नहीं आया। 2022 का जो एडिशन आया था वो आजादी का अमृत महोत्सव जब हम लोग बना रहे थे, उसके चलते हुए हमारा वो पब्लिश हुआ था, है ना। और आप अगर जो 2022 के एडिशन पर देखोगे तो आजादी का अमृत महोत्सव का लोगो भी वहां पर आपको दिखाई देगा। अगर जो हम लोग बात करें, हर एक एडिशन के अलग अलग वॉल्यूम्स भी आए हैं। वॉल्यूम्स मतलब कि कितने सेट ऑफ दी बुक में वो हमारा बेसिकली कितने पार्ट में, जैसे हम लोग कैसेट लगाते थे ना पहले पिक्चर देखने के लिए, अगर जो आपने वो समय देखा होगा कि एक कैसेट लगा दी, उसमें आधी पिक्चर है, फिर दूसरी कैसेट लगा दी, ऐसी हमारी अलग अलग वॉल्यूम्स यानी कि अलग अलग किताबें आती है। पहले एडिशन का एक वॉल्यूम आया, दूसरे का एक वॉल्यूम आया, तीसरे चौथे के 2-2 वॉल्यूम आए, पांचवें और छठे के 3-3 वॉल्यूम आए, सातवें, आठवें और 9वें एडिशन के टोटल 4-4 वॉल्यूम आए हैं। और यही आप लोगों का कंप्लीट है बेटा जी फार्माकोपिया, जो कि हम लोग इतना सारा कुछ करते करते डॉक्टर BN घोष सब कुछ ये रहा आपका पहला एडिशन 1960 में सप्लीमेंट्री आया, ये लिखा हुआ, और मैं यहाँ पर एडिशन भी लिख देता हूँ 1955, 1966, 1985, 1996, 2007, 2010, 2014 और 2018 और 2022, ये टोटल हमारे एडिशन आए हैं। और 2022 में जो एडिशन आया था उसका हमारे जो चेयरमैन थे वो कौन थे बेटा जी, हमारे डॉक्टर मनसुख मंधाविया सर थे, जो कि अभी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट का अभी भी हिस्सा है, ठीक है जी। ये आप लोगों का क्या है, कंप्लीट फार्माकोपिया है। आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं, पहले दूसरे का 1-1 आया, तीसरे चौथे का 2-2, पांचवें छठे के 3-3 और सातवें आठवें नौवें के 4-4 वॉल्यूम्स आए। वॉल्यूम्स हमारे कैसे होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 1, 2, 3, 4, ये 4 वॉल्यूम में है ना। तो इस तरीके के हमारे वॉल्यूम्स होते हैं, और यही आप लोगों का कंप्लीट फार्माकोपिया है। कितने मिनट में खत्म हुआ? 6 मिनट में हो गया जी फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया। तीन सब्जेक्ट में टॉपिक आपका, फार्मास्यूटिक्स में है, आपका एनालिसिस में और इनऑर्गेनिक में है, यानी कि एक पंथ 3 काज हो गए 1 महीने। बेटा 6 घंटे में पूरा कोर्स खत्म करा दो, बताओ कल 6 घंटे में, मां कसम 6 घंटे में सिलेबस खत्म हो जाएगा। 6 घंटे में एक सिंगल टॉपिक नहीं छोड़ूंगा और हर एक चीज पढ़ाऊंगा 6 घंटे में। 1 महीना तुम तो बहुत बड़ी बात कर दी। 6 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म है। जब मैराथन क्लास लूंगा ना 6 घंटे में एक सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है, आप हमें हल्के में लेते हैं? वो तो स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा है,
है ना, हमारी मानसिक स्थिति और हमारा स्वास्थ्य हमारा साथ नहीं दे रहा, वरना आज तो आप तीसरी तीसरी यूनिट पर बैठे रहते हैं हर सब्जेक्ट की, और अच्छे से आराम से। मैं इस वजह से बोलता हूँ कि आराम से पढ़ेंगे यार, आराम से पढ़ेंगे भाई साहब। काहे की जल्दबाजी है, कहीं जाना है तुम्हें, कहीं जाना है? और मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, जो बच्चा पहली बार क्लास अटेंड कर रहा होगा ना, उसके सर के ऊपर से जा रहा होगा कि हो क्या रहा है। गारंटेड, 100% गारंटी ले सकता हूँ। 6 घंटे, अब देखो आप लोगों को पता नहीं बिलीव होगा नहीं होगा, मैं 2.5 घंटे में सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कराई थी। मेरा सबसे बड़ा लाइव क्लास लेने का रिकॉर्ड था। अब उसके बाद में बहुत सारी रिकॉर्ड टूटे भी हैं, हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म कॉपी पेस्ट करते हैं। 7.5 घंटे लगातार मैंने लाइव ली थी, शाम को शुरू होकर के रात को 2:30 बजे खत्म हुई थी वो मेरी लाइव। इनऑर्गेनिक की लाइव थी वो, बिल्कुल तसल्ली में आराम से बॉडी स्लोली स्लोली पढ़ा रहा था 7.5 घंटे को। उससे पहले फार्मा फील्ड में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि मैराथन क्लास का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। ठीक है, अब उसी के साथ साथ दूसरी चीज क्या हुई कि हमने सोचा कि यार सबने हमारे कॉपी पेस्ट करना शुरू कर दिया कि 7.5 घंटे का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इनका हम 8 घंटे लेंगे, हम 9 घंटे लेंगे। चलो ठीक है, हमने बोला कि सबसे कम समय में सिलेबस खत्म कराने का रिकॉर्ड बनाते हैं। हमने सेकंड सेमेस्टर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टंच 2.5 घंटे में, टंच 2.5 घंटे में खत्म करी थी पूरी, एक एक सिलेबस के साथ, है ना। ठीक है जी, चलेगा। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट हमारे क्या होता है हमारे बेटे जी, ऐसे क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट जो बेसिकली हमारे अप्लाई किए जाते हैं हमारी स्मॉल अमाउंट में जो इंप्योरिटी होती है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंसेस में, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए कि हमारी इंप्योरिटी है या नहीं, और है भी तो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। अब जो हम लोग बात करें लिमिट टेस्ट और एसए के बीच में हमारे 3 डिफरेंस के बारे में, तो लिमिट टेस्ट हमारे क्या होता है क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, वही एसए हमारे क्या होता है क्वांटिटेटिव होता है। लिमिट टेस्ट हमें एक रेंज में रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं, बट एसए हमें क्या बेटा जी हमारे एग्जैक्ट वैल्यू यानी कि एग्जैक्ट रिजल्ट प्रोवाइड कराते हैं। लिमिट टेस्ट हमें क्या करते हैं, खाली इंप्योरिटी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है इसके बारे में बताता है, बल्कि एसए में क्या बताता है इंप्योरिटी कितनी मात्रा में, और साथ ही साथ हमारा सब्सटेंस कितनी मात्रा में सही सलामत बचा हुआ है। आगे बात करते हैं जो हम लोग लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड के बारे में, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में हमारा होता है क्या बेटा जी, सिंपल सा हमारा सोल्यूबल क्लोराइड आयंस हमारे रिएक्ट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ हमारा किसके बेटे जी, हमारा डाइल्यूट HNO3 यानी कि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, जहां से हमारा क्या बोलता है सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनता है और नाइट्रेट आयंस हमारे यहाँ से रिमूव आउट हो जाते हैं। रिएक्शन हमारी कुछ इस प्रकार से रहती है। यहाँ पर हमारे सोल्यूबल क्लोराइड आयंस जो है हमारे रिएक्शन करते हैं किसके साथ में बेटे जी, हमारे सिल्वर क्लोराइड यानी कि माफ कीजिएगा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3 के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ, इसकी प्रेजेंस में बेटा जी हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी कि डाइल्यूट HNO3 की प्रेजेंस में, जहां से हमारा क्या होता है प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का हमारा यहाँ से रिमूव आउट हो जाता है और नाइट्रेट आयंस हमारे यहाँ से क्या है बाहर निकल जाते हैं। ठीक है जी, अगर जो हम यहाँ पर बात करें प्रोसीजर की, तो हम लोग 2 50-50 ml के नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक को ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। अब नेजल सिलेंडर जब हम लोग लेते हैं तो पहले जब हम लोगों ने टेस्ट वाला नेजल सिलेंडर लिया है, टेस्ट सोल्यूशन वाला नेजल सिलेंडर लिया है, ठीक है जी, नेजल सिलेंडर बना भी लेते हैं, कहीं की हम लोगों को जल्दी थोड़े ना है। ठीक है जी, नेजल सिलेंडर हम लोग बना भी लेते हैं। इस टेस्ट वाले नेजल सिलेंडर में सबसे पहले हम लोग अपना सैंपल सॉल्यूशन को ऐड करते हैं। सैंपल सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं बेटा जी, हमारा 1 ml हमारा ऐड करते हैं नाइट्रिक एसिड को। अब मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आया कि भैया 10 ml है 1 ml, तो प्यारे बच्चों आप इसको 1 ml भी कर सकते हो, कहीं कहीं पर आप इसको 10 ml भी पड़ेगा तो 10 ml भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। इट वॉज डिपेंड ऑन दी हमारा सैंपल का कंसेंट्रेशन हम लोग कितना ले रहा है। ठीक है जी, यहीं पर हम लोग वाटर भी ऐड करते हैं सैंपल के साथ में, फिर 1 ml हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की ऐड करते हैं। अब फिर इसके बाद हम लोग इसके अंदर दोबारा से वाटर ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको वॉल्यूम मेकअप कर रहे हैं कितना 50 ml का। उसके पश्चात हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, लास्ट में हमारी क्या करते हैं 1 ml हमारा जो AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है उसकी ऐड करते हैं। ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, सिंपल सा हमारा 10 ml स्टैंडर्ड क्लोराइड का सॉल्यूशन लेते हैं 25 पार्ट पर मिलियन कंसंट्रेशन वाला, 25 ppm कंसंट्रेशन वाला। 5 ml इसके अंदर वाटर डालते हैं। उसके बाद 1 ml हमारा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की डालते हैं और फिर इसके अंदर दोबारा से वाटर डालते हैं ताकि इसका वॉल्यूम मेकअप हो सके कितना बेटा जी 50 ml। और लास्ट में फिर हम लोग क्या बेटा जी 1 ml हमारी क्या बेटा जी सिल्वर नाइट्रेट की ऐड करते हैं और ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया। अब टेस्ट सॉल्यूशन तैयार हो गया, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार हो गया, हम दोनों को 10 या 15 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। उसके बाद हम लोग चेक करते हैं टर्बिडिटी ऑप्लिकेंसिस। अगर जो हमारी टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड पास है, तो हम लोग क्या बोल देंगे भैया पास है, ठीक है, काम चल जाए। ठीक है जी, ऐसे हमारा लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हमारा होता है। लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में हमारा क्या रहता है, जो हमारे सल्फेट आयंस होता है वो रिएक्ट करते हैं बैरियम क्लोराइड के साथ में इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जहां से हमारा क्या बनता है बैरियम सल्फेट बनता है और हमारे क्या होते हैं सिंपल से क्लोराइड आयंस वहां से रिमूव आउट हो जाते हैं। सॉरी सल्फेट आयंस माफ कीजिएगा, हमारे क्या होता है जो हमारे SO4 2 नेगेटिव है ये किसके साथ में बैरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करते हैं, जहां से हमारा किसकी प्रेजेंस में बेटा जी हमारा
एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, जहां से हमारा क्या होता है, ये बैरियम सल्फेट बन जाता है, BaSO4 बन जाता है, और हमारा क्या है 2Cl नेगेटिव हमारा यहाँ से बाहर आ जाता है। अगर जो हम लोग बात करें हमारा प्रोसीजर के बारे में, तो हमारा क्या रहेगा, दो 50-50 ml वाले हम लोग नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक के ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। टेस्ट सॉल्यूशन की बात करें तो हमारा क्या रहता है, एज पर फार्माकोपी हमारा सैंपल सॉल्यूशन को हम लोग नेजल सिलेंडर के अंदर डालते हैं, फिर उसके अंदर हम लोग 0.15 ml 5 मोल वाला हमारा क्या है एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं, 2.5 ml हम उसके अंदर बैरियम सल्फेट को ऐड करते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग उसके अंदर डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं ताकि उसका वॉल्यूम मेकअप हो सके 50 ml तक। फिर हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 15 ml हमारा स्टैंडर्ड सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर 15 ml ही हमारा डिस्टिल वाटर को डाल देते हैं। फिर उसके बाद में हमारा 0.15 ml हम लोग क्या लेते हैं, हमारा 5 मोल वाला एसिटिक एसिड को लेते हैं, और फिर उसके पश्चात 2.5 ml हमारा बैरियम सल्फेट को लेते हैं, और लास्ट में हमारा क्या है, दोबारा से उसके अंदर वाटर डाल करके उसका वॉल्यूम मेकअप 50 ml कर देते हैं। दोनों को 10 से 15 मिनट के लिए रखते हैं, फिर टर्बिडिटी ऑफ लिगेंड्स चेक करते हैं, अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन की टर्बिडिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट अपना पास है। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के बारे में। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में हमारा क्या होता है, आयरन हमारा रिएक्ट करता है किसके साथ में, ग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में, है ना जी। हमारा जो आयरन है वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से हमारा क्या बनता है, फेरस थायोग्लाइकोलेट बनता है। अब हमारा जो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन है हमारा कलर डिपेंडेंट होता है। कलर डिपेंडेंट कैसे होता है, हमारा यहाँ पर क्या होता है, डीप रेडिश पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है ना जी। हमारा क्या है जी, हमारा सिट्रिक एसिड पाल पिंक हमारा है ना, पाल पिंक कलर से हमें डीप रेडिश पर्पल कलर हमें देखने को मिलता है, तो कलर डिपेंडेंट हमारा ये रहता है। लिमिट टेस्ट फॉर आयरन की बात करें तो हम लोग दो 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक के ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट, दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। टेस्ट सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो सैंपल सॉल्यूशन उसको हम लोग डिस्टिल वाटर के साथ में डाल करके 40 ml का बना करके उसको नेजल सिलेंडर के अंदर डालते हैं। 2 ml हमारा 20% वेट बाय वॉल्यूम वाला सिट्रिक एसिड को यहाँ पर लिया जाता है, 2 ड्रॉप थायोग्लाइकोलिक एसिड की उसके अंदर ऐड की जाती है, और लास्ट में हम लोग उसके अंदर अमोनिया डालते हैं ताकि कि हमारा सॉल्यूशन क्या हो सके, एल्कलाइन यानी कि बेसिक इन नेचर हो सके। ऐसे हम लोग हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन तैयार करते हैं प्यारे बच्चों। 2 ml हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेता है किसका बेटा जी, हमारा आयरन का, और उसका हमारा क्या 40 ml वाटर के साथ में मिक्स करके उसका पूरा वॉल्यूम 40 ml तक बना लेते हैं। उसके पश्चात 2 ml 20% वेट बाय वॉल्यूम वाला हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, हमारा सिट्रिक एसिड लेते हैं, 2 ड्रॉप हमारा थायोग्लाइकोलिक एसिड की डाली जाती है, और उस फर्दर हम लोग वापस से अमोनिया अपना ऐड करते हैं ताकि सॉल्यूशन हमारा क्या हो सके, एल्कलाइन हो सके, और डिस्टिल वाटर डाल करके उसको 50 ml उसका वॉल्यूम मेकअप कर देते हैं। दोनों को 10 से 15 मिनट तक रखते हैं। फिर हम लोग क्या चेक करते हैं कि हमारा जो इंटेंसिटी ऑफ कलर है ना, जो हमारा डीप रेडिश पर्पल कलर बन रहा था, अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के जो कलर की इंटेंसिटी अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर की इंटेंसिटी से कम है, इसका मतलब हमारा लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पास है। अदरवाइज अगर जो टेस्ट सॉल्यूशन के कलर की इंटेंसिटी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से ज्यादा हो जाती है तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन हमारा फेल हो जाएगा। आगे बात करते हैं जी हमारा लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारा मेटालिक इंप्योरिटी जो होती है वो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में रिएक्शन करती है, जहां से हमारा मेटल सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन आयंस रिमूव आउट हो जाते हैं। ठीक है जी, तो मेटालिक इंप्योरिटी यहाँ पर लिया जाता है हमारा, और इसको करने के लिए हमारे 3 अलग अलग मेथड्स होते हैं, पर उसमें से स्पेसिफिकली हमारा एज पर हमारा इंडियन फार्माकोपिया जो मेन मेथड है वो उसको हम लोग यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। वही हम लोग दो 50-50 ml वाले के नेजल सिलेंडर लेते हैं, एक के ऊपर मार्क करते हैं टेस्ट और दूसरे के ऊपर मार्क करते हैं स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 50 ml के नेजल सिलेंडर के अंदर हम लोग 25 ml हमारा सोल्यूशन जो हम बना रहे हैं, सैंपल सोल्यूशन जो हमने लिया है उसको डालते हैं, और फिर उसके बाद में 20 ml हमारा क्या है वाटर डाल करके उसका वॉल्यूम मेकअप करते हैं, और 5 ml लास्ट में उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन की डालते हैं। ठीक है जी, अब ये सब कुछ करने के बाद में हमारा सैंपल जो सोल्यूशन है उसमें थोड़ी बहुत जो जगह बची है, थोड़ी बहुत जो स्पेस बचा है, उसको हम लोग डिस्टिल वाटर को दोबारा से डाल करके उसको वॉल्यूम मेकअप 50 ml कर लेते हैं, और लास्ट में 5 ड्रॉप हम लोग डालते हैं सोडियम सल्फाइड की, और उसके अंदर मिक्स कर देते हैं और फिर उसको साइड में रख देते हैं। ऐसे हमारा स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाते हैं। हमारा जो हैवी मेटल्स है ना, जैसे कि लाइट लेड हम लोगों ने ले लिया, 20 पार्ट्स पर मिलियन वाला लेड हम लोगों ने ले लिया, और उसको हम लोगों ने 25 ml वाटर के अंदर मिक्स कर दिया। उसके बाद में हम लोग उसके अंदर 5 ml हमारा डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड की डालेंगे, और फिर उसके बाद में वाटर के साथ में उसका वॉल्यूम मेकअप 50 ml कर देंगे, और लास्ट में हम लोग उसके अंदर 5 से 6 ड्रॉप अपनी सोडियम सल्फाइड की ऐड करते हैं। अब यहाँ पर भी हमारा क्या होता है कि बेसिकली जो हमारा सैंपल सोल्यूशन है, जो कलर वहां पर प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर जो सैंपल सोल्यूशन का जो कलर है उसकी इंटेंसिटी जो है वो अगर जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, इसका मतलब लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल हमारा पास हो जाएगा। आगे बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के बारे में, जहां पर हमारा गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस यूज होता है। गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस की बात करें तो यहाँ पर हमारी 120 ml की कैपेसिटी वाली हमारी ग्लास की बोतल रहती है, जिसके अंदर हमारी एक कैपिलरी फिक्स रहती है, और इस कैपिलरी के अंदर हमारा एक छोटा सा होल रहता है जो कि 2 mm डायमीटर वाला हमारा होल रहता है। इस कैपिलरी की बात करें तो 6.5 mm की डायमीटर वाली अंदर की तरफ से अगर जो डायमीटर नापे तो इस कैपिलरी का डायमीटर 6.5 mm का रहता है। अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ हमारा क्या लगा रहता है, एक मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी रहती है,
और यहाँ पर नीचे से हमारी आर्सेनिक गैस बन के इस कैपिलरी वाले पाइप के थ्रू ऊपर की तरफ जाती है और यहाँ पर जो मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है इसके साथ में टकराती है और यहाँ पर हमारा क्या होता है कि येलो कलर का स्टेन बनता है और उस येलो कलर के स्टेन की ही इंटेंसिटी को हम लोग बेसिकली चेक करते हैं। अगर हम लोग आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के बारे में बात करें तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में हमारा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं तो 2.6 ग्राम हमारा सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं और 50 ml हमारे डिस्टिल वाटर के साथ में कंटेनर के अंदर डाल करके हमारा जो गुडजार्ट्स आर्सेनिक अपरेटस था ग्लास बोतल के अंदर हम लोग डाल देते हैं। फिर उसके अंदर हम लोग 5 ml 1 मोल वाला पोटेशियम आयोडाइड को ऐड करते हैं, 10 ml हम लोग हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग ऐड करते हैं और 10 ग्राम हमारा ग्रेनुलेटेड जिंक को ऐड करते हैं। फिर उस बोतल को हम लोग क्या करते हैं हमारे कांस्टेंट टेम्परेचर पर 40 मिनट के लिए वाटर बाथ के ऊपर रख करके हीट करते हैं और वहां से हीट करते टाइम हमारी आर्सेनिक गैस बनती है और जो ऊपर जाकर के मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट के साथ में मिलकर के क्या बनाती है येलो कलर का स्टेन बनाती है। यही सेम प्रक्रिया हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के लिए अप्लाई होती है, बस जस्ट हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं हमारा आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट के लिए हमारा स्टैंडर्ड आर्सेनिक का सॉल्यूशन ले लेते हैं। बाकी पूरी प्रक्रिया वही है कि हमारा 10 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, 10 ग्राम हमारा ग्रेनुलेटेड जिंक लेंगे, हमारा 5 ml हमारा क्या है 1 मोल वाला पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, वाटर बाथ के ऊपर कांस्टेंट टेम्परेचर पर 40 मिनट तक हीट करेंगे और यहाँ पर भी हम लोग क्या चेक करते हैं जो हमारा येलो कलर का स्टेन जो बना है, अगर जो येलो कलर का स्टेन टेस्ट सॉल्यूशन की जो इंटेंसिटी है वो अगर जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कम है तो मतलब लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक अपना पास है, अदरवाइज फेल हो जाएगा। प्रिंसिपल रिएक्शन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक की हमारी कुछ इस प्रकार से होती है कि हमारा देखिए जो आर्सेनिक होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक हमारा होता है बेटा जी ट्राईवैलेंट और एक होता है प्यारे बच्चों हमारा पेंटावैलेंट। ठीक है जी, अगर जो हमारा ट्राईवैलेंट आर्सेनिक है, ट्राईवैलेंट आर्सेनिक है, जब हम उसको एसिडिक मीडियम में अगर जो रखें तो ये हमारा यहाँ से क्या बनाता है H3ASO3 बनाता है, यानी कि हमारा क्या होता है आर्सेनियस एसिड बनता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, ASOH का होल थ्राइस, या फिर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ASOH OH और OH। ठीक है जी, क्योंकि ट्राईवैलेंट था, 3 वैलेंसी खाली थी तो इस वजह से 3 बॉन्ड आकर के जुड़े हैं। मान लीजिए हमारा क्या है कि आर्सेनिक पेंटावैलेंट हम लोगों ने ले लिया, ये भी एसिडिक मीडियम में हम लोगों ने डाला, यहाँ से हमारा क्या बनेगा H3ASO4 यानी कि आर्सेनिक एसिड बनेगा। आर्सेनिक एसिड हमारा बना यानी कि हमारा OASOH का होल थ्राइस, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ASOH OH OH और डबल बॉन्ड O, क्योंकि पेंटावैलेंट है 5 वैलेंसी हो सकते हैं तो 5 बॉन्ड हमारे बन रहे हैं। पर लेकिन हमारे ज्यादातर रिएक्शन में ट्राईवैलेंट ही वर्किंग होता है, तो हम इस आर्सेनिक एसिड को किस में कन्वर्ट करेंगे, आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करेंगे। तो H3ASO4 का हम लोग क्या कराएंगे बेटा जी रिडक्शन कराएंगे, जब रिडक्शन कराएंगे तो ऐसे हमारा आर्सेनियस एसिड हमें मिल जाएगा और जो ये वाटर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है ये हाइड्रोजन के साथ में निकल जाएगा और हमारा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी माफ कीजिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा रिडक्शन कहलाता है। अब जो हमारा आर्सेनियस एसिड बना है, हमारा फर्दर रिएक्शन होगी, इस आर्सेनियस एसिड का हम लोग दोबारा से रिडक्शन कराएंगे, दोबारा से रिडक्शन कराएंगे SnCl2 की प्रेजेंस में हमारा यहाँ पर रिडक्शन होगा। यहाँ से हमारा क्या बनेगा ASH3 बनेगा और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमारे यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अब ये हमारी क्या बन गई आर्सेनिक गैस बन गई। अब इस आर्सेनिक गैस की हमारा जो आर्सेनिक गैस बनी है ना, जो हमारी ये आर्सेनिक गैस बनी है इसके 2 मॉलिक्यूल मर्क्यूरी क्लोराइड की जो ऊपर शीट लगी हुई है, क्योंकि आर्सेनिक गैस नीचे बन गई, अब जो कैपिलरी के थ्रू ऊपर की तरफ आर्सेनिक गैस जाएगी, ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड की शीट लगी हुई है और ये दोनों आपस में मिलकर के हमारा क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, ये हमारा आपस में मिलकर के बनाएंगे क्या येलो कलर का स्टेन और यहाँ से हमारा क्या होगा 2HCl बाहर आ जाएगा और यही हमारा क्या है येलो कलर का स्टेन और इसी की हम लोग इंटेंसिटी अपनी चेक करते हैं और यही हमारा क्या कंप्लीट लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक होता है। ठीक है जी, इतनी बात सभी को क्लियर हो गई, चलेगा आ जाइएगा आगे बात करते हैं लिमिट टेस्ट फॉर लेड के बारे में। तो लिमिट टेस्ट फॉर लेड में हमारा कुछ नहीं है, हमारा लेड किसके साथ में डायथायाजोन के साथ में रिएक्शन करता है, जहां से हमारा लेड डायथायाजोन का हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है। यहाँ पर हमारा सिंपल सी कहानी क्या है कि अगर जो हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा लेड होता है, अगर जो यहाँ पर हम बात करें तो ओरिजिनल डायथायाजोन जो है, जो ओरिजिनल डायथायाजोन है उसका जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है। पर लेकिन जब हम उसको डायथायाजोन शोज हमारा वोलेटाइल कलर, जब हम उसको किसके अंदर क्लोरोफॉर्म के अंदर रख देते हैं तो वो हमारा वोलेटाइल कलर शो करता है। तो अगर जो हम लोग यहाँ पर बात करें तो हमारा जो लेड डायथायाजोन हमारा यहाँ से बनता है वो हमारा क्या होता है बेटा जी रेड इन कलर का हमारा फॉर्म होता है। तो यहाँ पर भी हमारे कलर के बारे में बात होगी। यहाँ पर मैंने आप लोगों को 2 50-50 ml वाले नेजल सिलेंडर के साथ साथ एक और चीज बताई थी, क्या बेटा जी सेपरेटरी फनल, है ना, द नॉन क्वांटिटी ऑफ द सैंपल इज ट्रांसफर्ड इनटू द सेपरेशन फनल हमारा। तो हमारा यही चीज यहाँ पर हमारी बात हुई थी और ये पूरा का पूरा प्रोसीजर हमारा लेड डायथायाजोन का है, माफ कीजिएगा लेड का है। और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जहां पर आपका
आयरन हुआ हुआ है वहां पर आप लोगों को क्या करना है, रेड कलर कर लेना है। पर्पल कलर की जगह हमारा रेड कलर आ जाएगा, ठीक है जी। और आयरन यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, लेड आ जाएगा। पर्पल कलर की जगह हमारा क्या हो रहा था, रेड कलर। ठीक है जी। अब क्या कोई हो गया क्या कुछ? कितना समय लगा यूनिट खत्म होने में? मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट क्लोराइड सल्फेट में कुछ डिफरेंस नहीं है बेटा जी। अगर जो आप यहाँ पर देखोगे हमारा बस KMnO4 का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपका भी नॉर्मल फोन है, मेरा फोन किधर है, मान लीजिए नॉर्मल फोन है अपना, है ना। अब फोन यही है, अब क्या हुआ, इसमें कोई अपडेट आ गया, इसमें कोई अपडेट आ गया भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आ जाएगा? पहले आप लोगों ने देखा होगा कि तराजू हुआ करते थे, बांट हुआ करते थे, एक तरफ 1 किलो वजन रखा, 1 किलो का बांट रखा, और इधर 1 किलो आलू तुल गए, 1 किलो टमाटर तुल गए, ऐसा होता था। अब मॉडिफाइड फॉर्म आ गई, अब वो क्या है, डिजिटल वे में आने लगा। नाप तो अभी भी 1 ही किलो रहा है, कार्य अभी भी वही हो रहा है ना, कार्य अभी भी वही हो रहा है, परंतु बस कंडीशन क्या है कि मॉडिफाइड फॉर्म आ गई, बस, और कुछ नहीं है। पहले तराजू हाथ वाले हुआ करते थे, फिर रखने वाले भी आने लगे, फिर अब डिजिटल वाले आने लगे, तो वो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वही चीज है यहाँ पर, बस हमारा KMnO4 का इन्वॉल्वमेंट रहता है, और इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं भी है। इसको आप स्किप भी करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि फिर आप ही कंफ्यूज होंगे कि भैया मॉडिफाइड वाला याद करूं या नॉर्मल वाला याद करूं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताइएगा कैसन लगा भाटू, अच्छा लगा कि नहीं लगा? जरा बोलिएगा भाई, तो ईमानदारी से बोलिएगा, देखो जो भी फीडबैक देना हो। एक्सप्रेस कैसी लगी? ठीक लगी, बेकार लगी, बढ़िया लगी, कैसे लगा? अब देखिए यही यूनिट 9 लेक्चरों में खत्म हुई है, और यही यूनिट में बात करूं 7:17 पर क्लास हुई थी, और अभी कितनी क्लास का टाइम हो रहा है, 7:52 हो रही है। समझाना रहता है, इस वजह से क्लासेस में बहुत स्लो पढ़ाता हूँ, बहुत ही ज्यादा। मुझे पता कि मैं आपको मतलब ये समझो कि बिल्कुल ऐसा समझो कि गाड़ी पहले गियर में भी नहीं चल रही, पीछे से कोई धक्का मार रहा है, इतना स्लो पढ़ाता हूँ मैं आपको, ठीक है। 1 मिनट में आपके MCQ वाली PPT देख लूं कि तैयार हुई है नहीं हुई। नहीं नहीं, एग्जाम में MCQ नहीं आते। देखो MCQ से एग्जैक्टली MCQ लाने का मतलब क्या है, क्योंकि मैं अब डेली बेसिस पर भी लाया करूंगा। उसके पीछे का रीजन क्या है कि एक तरीके से हमें माइंड शार्प हो जाता है, कॉन्सेप्ट हमें याद करने की कोशिश। बेटा वो जर्नल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वाला पोर्शन नहीं पढ़ते, वो पढ़ते ही नहीं है, ठीक है, वो पढ़ते नहीं है, वो प्रैक्टिकल वाला है, वो बाय मिस्टेक वहां पर ऐड हुआ, ठीक है। वहां से आपके पेपर में कुछ आएगा भी, ओके। मतलब कि आपके यूनिट में इतने ही टॉपिक्स हैं, वो आपके पॉइंट बिल्कुल सही है। चलेगा, पहला क्वेश्चन देखेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंप्योरिटी इन ड्रग। इनमें से कौन सा हमारा ऐसा एग्जांपल है, किसका बेटा जी, हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ इंप्योरिटी इन ड्रग, कि इंप्योरिटी इन ड्रग में हमारा कौन सा एग्जांपल है। एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंप्योरिटी होते हैं क्या? नहीं होते हैं। टैबलेट कोटिंग की, जो टैबलेट की कोटिंग की जाती है, क्या वो इंप्योरिटी का एग्जांपल होता है क्या? नहीं जी। कैप्सूल की जो सेल होती है, जो कैप्सूल हम लोग लेते हैं, जो उसकी शील्ड रहती है, जो आपको जिलेटिन की शील्ड दिखता है, क्या वो इंप्योरिटी है क्या? नहीं। क्या किसी फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में मॉइस्चर आ जाने को इंप्योरिटी बोलते हैं? जी हाँ। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, बी वाला सही आंसर रहेगा। तो पहले का क्या हो गया, बी हो गया। पहले का आंसर क्या होगा बेटा जी, बी हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इंप्योरिटी कैन बी क्लासिफाइड इनटू, इंप्योरिटी हमारी किस किस चीज में क्लासिफाई होती है? यार देखो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही सिंपल सा है। इंप्योरिटी का टाइप सॉलिड, लिक्विड, गैस? नहीं भैया। इंप्योरिटी का टाइप एसिड, बेस, न्यूट्रल? नहीं भैया। इंप्योरिटी का टाइप प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? नहीं भैया। क्या टाइप होते हैं? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और माइक्रोबियल, जिसको हम लोग हमारा रेजिडुअल सोलवेंट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का क्या आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का बेटा जी, ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, व्हाट इज फार्माकोपिया। फार्माकोपिया क्या होती है बेटा जी? अ टाइप ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन थोड़ी ना होते हैं फार्माकोपिया। अ टेस्ट फॉर इंप्योरिटी, क्या इंप्योरिटी का टेस्ट फार्माकोपिया को बोलते हैं? फिर लिमिट टेस्ट को क्या बोलते हैं भाई? तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
नन ऑफ द अबाउ, अच्छा ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑफिशियल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, क्या यही सही आंसर है क्या भाई? तो तीसरे का बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो हमारी फार्माकोपी क्या होते हैं, हमारे ऑफिशियल बुक होते हैं जिसके अंदर हमारे ड्रग के स्टैंडर्ड के बारे में सारी कंप्लीट डिटेल अबाउट द मेडिसिन के बारे में लिखा रहता है, ये हमने पढ़ा था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, तो नन ऑफ द अबाउ भी नहीं होगा। तो ए भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, बी वाला सही आंसर हो। चलेगा अगला क्वेश्चन हमारा, द मेन पर्पज ऑफ लिमिट टेस्ट इज, भाई लिमिट टेस्ट का मेन पर्पज क्या होता है हमारा, कि इंप्यूरिटी कितनी मात्रा में प्रेजेंट है उसके बारे में पता करना। तो देखिएगा, डिटरमाइन डोजेज, बिल्कुल भी नहीं। डिटेक्ट इंप्यूरिटी विद इन परमिसिबल लिमिट्स, हमारी ये हो सकता है, इंप्यूरिटी के बारे में बात हुई है। आइडेंटिफाइड ड्रग नेम, क्या ड्रग का नाम जानने में इंप्यूरिटी का टेस्ट अप्लाई किया जाता है भाई? नहीं। मीजर ड्रग एब्जॉर्प्शन, हमारा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसा है उस बात को मीजर ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कैसन लगा बा? मजा आ रहा नहीं आ रहा? क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे इससे, एमसीक्यू एग्जाम में नहीं आते हैं पर तुम्हारा माइंड शार्प हो जाएगा। चलेगा आगे बात करते हैं, विच रिएजेंट इज यूज फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में कौन रिएजेंट यूज होता है? बैरियम क्लोराइड, जरा देखिएगा जरा बेटा जी, बैरियम क्लोराइड याद करिएगा, बैरियम क्लोराइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में यूज होता है। चलिए बहुत सारे बच्चे इसको होल्ड पर कर देंगे, कर देते हैं, क्लोराइड उधर भी है इधर भी है। सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है क्या? बात तो सही है। पोटेशियम फेरोसाइनाइड नहीं। लेड एसिटेट नहीं। अब देखिए बैरियम क्लोराइड कहां पर यूज होता है? लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में यूज होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सिल्वर नाइट्रेट। कैसे? सोल्यूबल क्लोराइड आयन रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। वहां से हमारा क्या बन रहा था? सिल्वर क्लोराइड बन रहा था और नाइट्रेट आयंस रिमूव आउट हो रहे थे। यही थी ना रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझे कि नहीं समझे? क्या बात भैया? चलिएगा अगला क्वेश्चन, विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। भाई लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में क्या प्रेसिपिटेट बनता है? सिल्वर सल्फेट नहीं, बैरियम सल्फेट ये हो सकता है, लेड सल्फेट नहीं, आयरन हाइड्रोक्साइड नहीं। भाई बैरियम सल्फेट बनता है कैसे? हमारे जो सल्फेट आयंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं बैरियम क्लोराइड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, जहां से हमारा क्या बनता है? बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। तो बैरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6। 7th, पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट फॉर। पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो हमारा है वो किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? आर्सेनिक के, आयरन के, लेड के या फिर सल्फेट के? बताइएगा बेटा जी जल्दी से कि हमारा जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड है ये किसके लिमिट टेस्ट में यूज होता है? देखो फेरस साइनाइड से आपको समझ में आ जाएगा, आर्सेनिक के में तो यूज नहीं होता है जी, लेड के में भी यूज नहीं होता है क्योंकि लेड डाई सल्फेट वहां पर बनता है ना, हमारा सल्फेट के उसमें भी नहीं यूज होता है। ठीक है जी, तो अब हमारा किसके बेटा जी? आयरन बचा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। द मिर्च टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया, ये हमने आपको नहीं पढ़ाया, तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको बताया भी नहीं है, तो आप लोग उसको स्किप कर सकते हो, जो मैंने नहीं बताया उसको स्किप कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ फार्माकोपियल टेस्ट, किन में से कौन सा हमारा ऐसा टाइप है जो फार्माकोपियल टेस्ट के लिए हमारा उपयोग नहीं होता है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, प्योरिटी टेस्ट, एसोसिएट टेस्ट या फिर सेडिमेंटेशन रेट? तो हमारा कौन सा ऐसा टाइप है जो फार्माकोपियल हमारा नहीं होता है? सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, क्योंकि मोनोग्राफ में हमने आपको कुछ चीजें लिखवाई थी।
मोनोग्राफ में हमने आप लोगों को कुछ चीजें लिखवाई थी, वहां पर ऐसे था क्या, था या नहीं था? हाँ ना में जवाब दीजिएगा। वहां पर प्योरिटी टेस्ट था क्या, था या नहीं था? वहां पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट था क्या, था या नहीं था? क्या नहीं था वहां पर? सेडिमेंटेशन रेट नहीं था। तो यही हमारा राइट आंसर होगा, डी। डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सेस मॉइस्चर इन ड्रग कैन कोज, अगर जो हमारी किसी ड्रग में एक्सेस मात्रा में मॉइस्चर आ जाए तो क्या होगा? हमारा इंक्रीज पोटेंसी की, जो पोटेंसी होगी हमारी दवाई की वो इंक्रीज हो जाएगी। डिग्रेडेशन एंड माइक्रोबियल ग्रोथ, की हमारी वो दवाई क्या है, डिग्रेड यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रोथ कर लेंगे। डिक्रीज सोल्यूबिलिटी की, उस दवाई की सोल्यूबिलिटी घट जाएगी। या फिर फास्टर एब्जॉर्प्शन की, उस दवाई का एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। तो भाई ऑब्वियसली मॉइस्चर आ गया यानी कि दवाई हमारी खराब होनी शुरू हो गई, तो भाई डिग्रेडेशन और माइक्रोबियल ग्रोथ इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो हमारा क्या होगा बेटा जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बजाओ दोनों हाथ से ताली अगर जो यहां तक के क्वेश्चनों में मजा आया हो, फटाफट बोल दीजिएगा बेटा जी, फटाफट बोल दीजिएगा बेटा जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रेजिडुअल सोलवेंट इन ड्रग आर डिटेक्टेड बाय, जो हमारे रेजिडुअल सोलवेंट है हमारी किसी भी ड्रग के अंदर, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? टीएलसी के द्वारा, गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा, एचपीएलसी के द्वारा, या फिर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। तो बेटा जी अगर जो रेजिडुअल सोलवेंट की बात करते हैं किसी भी ड्रग में, हमें कैसे डिटेक्ट करते हैं बेटा जी? हमारे गैस क्रोमेटोग्राफी यानी कि जीसी के द्वारा हम लोग करते हैं। तो यहां पर अगर जो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। गैस क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हमारा ये मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हैवी मेटल फॉर्म विच टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट इन अ लिमिट टेस्ट, जो हमारा हैवी मेटल्स होते हैं वो किस टाइप का प्रेसिपिटेट बनाते हैं? अब देखिएगा हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में क्या था बेटा जी, हमारे मेटेलिक इंप्यूरिटी रिएक्ट कर रही थी किसके साथ में, हमारे हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, और क्या बन रहा था, मेटल सल्फाइड बन रहा था, यानी कि क्या, सल्फाइड नामक प्रेसिपिटेट बनाएंगे मेटल, हैवी मेटल के अंदर। तो हमारा ऑक्साइड नहीं, सल्फाइड ये रहा, हाइड्रोक्साइड नहीं होगा, नाइट्रेट नहीं होगा। तो भाई ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखिए पढ़े लिखे में से ही आएगा, और जो पढ़ेगा उसको सब क्वेश्चन बन भी जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कैसे बनेगा राजू? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अरे मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हार्ट वाला इमोजी विद पांडा भेज दीजिए। देखिए आप कंजूसी कर रहे हैं आजकल प्यार करने में, ठीक है? देखिए ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग प्यार करने में कंजूसी कर रहे हैं। आप देखो आप लोगों का प्यार दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है। देखिए ईमानदारी से बोलते हैं, जो आप लोगों का प्रेम है हमारे प्रति वो दिन प्रतिदिन कम हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। बता दीजिएगा बस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन इन फार्माकोपिया एंश्योर्स, जो हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है जो फार्माकोपिया में हमारी होती है वो हमारा क्या इंश्योर करता है? ड्रग टेस्ट बेटर, कि ड्रग का टेस्ट बेटर हो सके, ये फार्माकोपिया में बताया जाता है भाई। चलो ठीक है। फास्टर एब्जॉर्प्शन कैसे हो, चलो ठीक है। चीपर प्रोडक्शन हमारा कैसे, सस्ते से सस्ता प्रोडक्शन कैसे हो सके, या सेम क्वालिटी प्योरिटी एंड स्टैंडर्ड इन एवरी बैच। तो भैया हमारा चीपर प्राइसों में इस बात से कोई मतलब नहीं है फार्माकोपिया को, फास्टर एब्जॉर्प्शन हो इससे भी कोई मतलब नहीं है, ड्रग टेस्ट बेटर हो इससे भी कोई मतलब नहीं है। हमारी ड्रग जितनी भी बने वो सेम क्वालिटी की बने, सेम प्योरिटी के साथ में बने, और हर एक बैच की जो स्ट्रेंथ हो, कि पहली दवाई बने या 1 लाख भी दवाई भी बने, सबकी स्ट्रेंथ सेम मिले। तो भाई यही तो हमारी फार्माकोपिया का काम होता है, स्टैंडर्डाइजेशन इन फार्माकोपिया, यही तो कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा जी, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लिमिट, पॉसिबल लिमिट इन अ लिमिट टेस्ट, कि लिमिट टेस्ट में मैक्सिमम पॉसिबल हमारी क्या है, लिमिट क्या होती है? द अलाउेबल अमाउंट ऑफ इंप्यूरिटी, द ड्रग डोजेस, या फिर हमारा द डिसोल्यूशन रेट, या फिर द एब्जॉर्प्शन टाइम। भाई हमारा लिमिट टेस्ट किस चीज के लिए अप्लाई किया जाता है, आप खुद बताइएगा। इंप्यूरिटी के लिए ना। इन कौन से ऑप्शन में आपको इंप्यूरिटी के बारे में बात होती दिख रही है? पहले ऑप्शन में ना। तो
तो भैया पहला उत्तर सही टिक कर दीजिएगा। कोनो दिक्कत वाली बात है क्या? जरा देखिएगा, अगर जो आप पहला ऑप्शन टिक कर देंगे तो कोनो समस्या है क्या? हो गया, बात खत्म हो गई। चलिएगा, लास्ट क्वेश्चन। द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट टेस्ट इज, कि जो मेन सिग्निफिकेंस होता है लिमिट टेस्ट का वो क्या होता है? कलर टेस्टिंग, कलर की टेस्टिंग करना, हमारा पेशेंट सेफ्टी और रेगुलेटरी कॉम्प्लेंस हमारा देखना, या फिर डिटरमाइन टेस्ट हमारा, या फिर हमारा बेटा जी टैबलेट साइज कंट्रोल। तो भाई टैबलेट का साइज कंट्रोल से कोई मतलब नहीं रहता हमारे लिमिट टेस्ट को। हमारा टेस्ट कैसा है उसके डिटर्मिनेशन से कोई मतलब नहीं रहता है। कलर की टेस्टिंग करने के लिए हमारा लिमिट टेस्ट उपयोग नहीं होता है। पेशेंट की सेफ्टी और रेगुलेटरी हमारे जो कंप्लेंस है हमारे, इन सबको यानी कि इन प्रोटोकॉल को फुलफिल किया जा सके, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारे मेन सिग्निफिकेंस लिमिट टेस्ट के हमारे क्या होते हैं? पेशेंट की सेफ्टी। और क्योंकि अब मैंने एक जब इफेक्ट ऑफ इंप्योरिटी आपको पढ़ाया था तो वहां पर क्या बोला था, हमारा इफेक्ट नंबर जो 7th मैंने आपको बताया था क्या, कि अगर जो एक लिमिट से ज्यादा होता है हो जाए तो हमारी हेल्थ के लिए इंजीरियस भी हो सकती है इंप्योरिटी। अगर जो हमारे इंप्योरिटी नामक चीज होगी तो हम पेशेंट को देंगे कैसे? तो पेशेंट की सेफ्टी के लिए तो हम लोग इंप्योरिटी हम लोग चेक कर रहे हैं, हमारा लिमिट टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। और यही प्यारे बच्चों आपका आज का लेक्चर था, जहां पर हम लोगों ने आपको लिमिट टेस्ट, फार्माकोपिया और आपके इंप्योरिटी टॉपिक और पूरा का पूरा एमसीक्यू के साथ में खत्म कर। अब से हमारी जो भी आगे लाइव क्लासेस हुआ करेगी ऐप पर, सभी क्लासेस में हम लोग इस तरीके के एमसीक्यूज 5 से 7 एमसीक्यू डेली आप लोगों के लिए लेकर के आया करेंगे। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपना फीडबैक चैट सेशन में जरूर दीजिएगा, और मिलते हैं फिर आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट लेक्चर में। और कल आपसे मुलाकात करेंगे एनालिसिस की क्लास में। और लेक्चर कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन प्यारे बच्चों। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिएगा और अपनी तैयारी मजबूती से करते रहेगा। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।